नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोगों ने यादवों की एक रियासत के बारे में पढ़ा पिछले दो वीडियो के अंदर। पहली रियासत पढ़ी हमने यादवों की, ध्यान रखना, जैसलमेर, और दूसरी रियासत है राजस्थान के अंदर करौली रियासत। तो जैसलमेर रियासत को हमने पढ़ी राजा भट्टी के बाद में, ध्यान रखना, वो सारे के सारे यादव जो थे भाटी कहलाए और भाटी राजपूतों के नाम से फेमस हुए। उसके बाद में हम आज पढ़ने जा रहे हैं करौली रियासत। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, यादवों के एक शाखा है जादौन, उससे संबंधित रियासत है और करौली साइड यानी राजस्थान के करौली साइड में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं खुद को और यदुवंशियों की प्रमुख, मतलब कहते हैं पीठ रही है, गद्दी रही है। कौन सी रियासत? करौली रियासत। तो करौली रियासत के आज हम पढ़ेंगे करौली रियासत के राज चिन्ह के बारे में कि उसके राज चिन्ह में क्या दे रखा है, और उनके मूल पुरुष महाराजा विजयपाल के बारे में पढ़ेंगे और विजयपाल जी के बड़े पुत्र, ध्यान रखना, कवनपाल यादव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही ध्यान रखना, अगर आपको मित्रों अगर कोई प्रश्न जो है डाउट में लग रहा हो आपको कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया या इस बारे में हमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी आप डीएम कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही एक ध्यान रखना, हमारे प्रमुख क्रांतिकारी मदन लाल जी ढींगरा की आज है पुण्यतिथि, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मदन लाल जी ढींगरा, तो मदन लाल ढींगरा, ध्यान रखना, 18 फरवरी 1883 यानी 18 फरवरी 1883 को इनका होता है, जन्म होता है, और 17 अगस्त 1909 यानी आज ही के दिन ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये एक राष्ट्रवादी, भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 1909 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई करते हुए यानी छात्र रहते हुए लंदन में ही भारत के सचिव के राजनीतिक सहयोगी सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। ठीक है ना, उनका क्या की थी? हत्या की थी। राष्ट्र के लिए इन्होंने हत्या की थी। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, श्री मदन लाल जी ढींगरा। आज इनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम इनको नमन करते हैं और नमन के साथ में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जादौन यादवों की करौली रियासत का इतिहास। ठीक है ना, यहां पर आप जादौन यादवों की कर दो तो यादवों की करौली रियासत कर दो, ये जादौन शाखा से संबंधित है। ध्यान रखना, करौली रियासत की जो स्थापना है वो महाराजा विजयपाल जादौन या यादव राजपूतों ने 1405 ईस्वी में की थी। करौली रियासत का पुराना नाम अगर देखा जाए तो था भद्रावती। ठीक है ना, करौली का अगर पुराना नाम अगर अपन पढ़े तो पुराना नाम है इसका भद्रावती। करौली रियासत का नाम कल्याण जी के मंदिर के पीछे कल्याणपुरी रखा गया। बाद में कल्याणपुरी का अपभ्रंश होते होते क्या हो गया? करौली हो गया। करौली रियासत, ध्यान रखना, मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर, जयपुर और टोंक से 70 मील के फासले पर स्थित है। इन सबके बीच में स्थित है। किन किन के? मथुरा, ग्वालियर, आगरा, अलवर और जयपुर, टोंक के। करौली के, ध्यान रखना, जो जादौन यादव है भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। ठीक है, और ये आपको दिखा, अभी मैंने बताया आपको कि विजयपाल जी जादौन ये भी लगभग 89 यानी 89 वंशज आते हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है ना, करौली रियासत में एक मिट्टी का धूलकोट है जहां पर जादौन राजाओं की देवलियां स्थित है। देवलियां का मतलब होता है स्मृति भवन बने हुए हैं जो युद्ध में एक साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाराजा अर्जुन पाल के द्वारा यहाँ पर बनाए गए महल अब नहीं है, परंतु उस वक्त के महलों में बाग होते हैं, जो बगीचे होते हैं, वहां के वृक्ष अभी तक वहां मौजूद हैं, जो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के रूप में आज भी वहां पे वृक्ष पड़े हैं। किसके द्वारा लगाए हुए? अर्जुन पाल द्वारा लगाए हुए। एक आते, ध्यान रखना, महाराजा गोपाल पाल के द्वारा दिल्ली की शाही इमारतों के ढंग पर लाल पत्थर से बनाए हुए महल बहुत सुंदर है। वो कहां पर है? करौली के अंदर। जैसे दिल्ली में लाल पत्थर के भवन बनाए हुए हैं, वैसे के वैसे महाराजा, ध्यान रखना, गोपाल पाल ने करौली के अंदर लाल पत्थरों के भव्य सुंदर महलों का निर्माण करवाया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। ध्यान रखना, करौली रियासत में सबसे सुंदर मंदिर जो है, सबसे सुंदर मंदिर वो किसका मंदिर है? ध्यान रखना, शिरोमणि का मंदिर है। ठीक है ना, जिसे महाराजा प्रताप पाल द्वारा बनवाया गया था। ये ध्यान रखना, यदुवंशी जादौन राजपूतों की जो करौली रियासत है उसका रियासत कालीन सिक्का है ये, थोड़ा इस पे भी नजर डालना। ठीक है ना,
उसके बाद देखो, ये तो सबसे सुंदर मंदिर हो गया। कौन सा सुंदर मंदिर है? सबसे शिरोमणि का मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर अगर देखा जाए कि करौली रियासत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, वो है मदन मोहन का मंदिर। इस मंदिर की जो मूर्ति है जयपुर के महाराजा जगत सिंह से महाराजा गोपाल पाल लेकर आए थे। ठीक है। इसके साथ ही करौली में केला देवी का मंदिर स्थित है। बहुत सुंदर मंदिर है केला देवी का। केला देवी के मंदिर, ध्यान रखना, केला देवी जो है करौली के जादौन जो राजा थे, जो शासक थे, जादौन शासक थे, उनकी आराध्य देवी भी मानी जाती है। और केला देवी यहां पर ध्यान रखना अंजना माता के अवतार के रूप में है। अंजना माता कौन? हनुमान जी की माता। हनुमान जी की माता के अवतार के रूप में अंजना माता बैठी है और इनको केला देवी के रूप में माना जाता है। ध्यान रखना, इनको मांस मदिरा कोई भी नशीला पदार्थ वहां पे चढ़ाया नहीं जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब अपन राज चिन्ह की बात करते हैं। तो राज चिन्ह को पहले अपन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद राज चिन्ह की बात करते हैं कि राज चिन्ह है कहां पर। ठीक है ना। फर्स्ट स्लाइड के अंदर अपन ने राज चिन्ह देखा था। आप देख सकते हैं ये करौली का राज चिन्ह है। यहां पर लिखा हुआ है, देखो, ये एक साइड बकरी बनी हुई है, एक साइड बाघ बना हुआ है, बीच में गाय है, ऊपर चंद्रमा है, ऊपर हिरण बना हुआ है, नीचे श्री मदन मोहन जी सदा सहाय, यानी कि जो कृष्ण भगवान है वो इनकी सदा सहायता करेंगे, इस प्रकार का एक स्लोगन लिखा हुआ है नीचे की तरफ में। तो ये पूरा का पूरा क्या है? राज चिन्ह है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि राज चिन्ह के अंदर क्या है। ठीक है। तो देखो, करौली रियासत का राज्य चिन्ह, तो राज्य चिन्ह में ढाल है। क्या है ये? ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न आए हैं। ढाल के बाईं तरफ, ठीक है ना, बाईं और भेड़ है और दाईं तरफ शेर है। ठीक है ना, एक तरफ तो भेड़ और एक तरफ शेर है, और ढाल के बीच में गाय है। ठीक है ना। इसके बाएं कोने में ध्यान रखना एक नगाड़ा रखा हुआ है। ढाल के ऊपर एक हिरण का सिर है। ढाल के नीचे श्री मदन मोहन जी सहाय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीजें, पूरा चित्र बताया। चित्र के अंदर सारी चित्र के अनुसार अगर अपन समझें तो एक ढाल है, ढाल के ध्यान रखना बाईं और एक भेड़ है और दाईं और एक शेर है। ठीक है। ढाल के बीच में गाय बनी हुई है, गाय के ऊपर एक चंद्रमा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो कि ढाल के ऊपरी सिरे पर, यानी ऊपरी भाग, जो ढाल का ऊपर वाला भाग होता है, ऐसे तिकोना भाग, ऊपर वाला भाग, तो ऊपर वाले भाग पे हिरण बना हुआ है। और ढाल के नीचे की तरफ, ढाल के नीचे की तरफ ऐसे बना हुआ है ना, ढाल के नीचे की तरफ, तो उसके अंदर लिखा हुआ, ध्यान रखना, श्री मदन मोहन जी सहाय, यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, करौली का राजवंश जो है वो भारतवर्ष का प्राचीन राजवंश माना जाता है। क्यों माना जाता है प्राचीन राजवंश? तो भगवान कृष्ण से संबंध रखता है। ध्यान रखना, कृष्ण में भी ध्यान रखना, ये सौरसेन शाखा से संबंध रखता है। ठीक है ना। एक अग्रसेन शाखा है, एक सौरसेन शाखा है, तो ये सौरसेन शाखा से संबंध रखता है भगवान कृष्ण के समय से। ठीक है। यह राजवंश यादव वंशी राजपूतों में से है, जो चंद्र वंश की एक शाखा मानी जाती है। करौली रियासत की राजगद्दी को यदुवंशियों यानी भगवान कृष्ण के वंशजों की गद्दी माना जाता है। इनकी राजगद्दी यदुवंशियों में पांचवी या मुख्य समझी जाती है। करौली का राजवंश मथुरा के सूरसेनी यादव शाखा से निकला हुआ है। तो सबसे प्राचीन शाखा है यादवों की, कौन सी है? सूरसेनी। इन्हीं से करौली का राजवंश निकला हुआ है। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण के दादा, यानी भगवान श्री कृष्ण के भी पहले, भगवान श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के नाम से मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश को सूरसेन देश के नाम से जाना जाता है, या सूरसेन देश माना जाता है। श्री कृष्ण ने जरासंध के विरोध के कारण अपनी राजधानी जो थी वो, ध्यान रखना, मथुरा से उठाकर कहां लेके चले गए? द्वारिका लेके चले गए। राजधानी मथुरा से द्वारिका ले गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण की भेद नीति से जरासंध मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भेद जाना कि जरासंध को कैसे मार सकते हैं, और भीम के हाथों, ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को दो हिस्सों में बंटवाकर और विपरीत दिशाओं में फेंककर जरासंध को मारा। ठीक है। तब क्या हुआ? तब
यादव जो थे, पीछे बचे हुए यादव जो थे, जो मथुरा से द्वारिका चले गए थे, वापिस अपना सिर ऊंचा किया और मथुरा में फिर से स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। सिकंदर के समय, यानी सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय करौली के यादव राजाओं का राज्य ब्रज देश बताया जाता है। सिकंदर क्या बताता है? ब्रज देश के रूप में। आज भी भरतपुर करौली का जो क्षेत्र है उसको ब्रज के अंदर रखा जाता है। उनकी बोली जो है ब्रज भाषा के रूप में जानी जाती है। समय समय पर ध्यान रखना, यहां पर विदेशी आक्रमण हुए, जैसे हुणों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, सीथियंस ने आक्रमण किया, परंतु ये जो जादौन राजपूत थे इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ में इनका सभी का, हुणों का, कुषाणों का, शक का, सीथियंस का, इनका मुकाबला किया और अपने राज्य की रक्षा की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये हर एक जानकारी जो है वो हम बुक से कलेक्ट करके लेके आते हैं। जो हमारे कंटेंट राइटर है वो बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी उनकी मेहनत का फल मिल सके। अब लेते हैं प्रथम जो शासक थे, करौली के जो प्रथम शासक हैं उनके बारे में। ध्यान रखना, महाराजा विजयपाल यादव जादौन राजपूत। करौली रियासत के मूल पुरुष महाराजा विजयपाल मथुरा से इसी जादौन राजवंश के थे। यह अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर पास की मान पहाड़ी पर ले आए और वहां पर एक बड़ा किला, जिसका नाम ध्यान रखना विजय मंदिर गढ़, पहले नाम क्या है? विजय मंदिर गढ़। किसने बनवाया है? विजयपाल ने बनवाया विजय मंदिर गढ़। विक्रम संवत 1067 में बनवाकर अपनी राजधानी स्थापित की। कहां की? ध्यान रखना मथुरा से हटाकर, क्योंकि मथुरा जो था वो ध्यान रखना तलहटी वाला इलाका था, वहां पे बार बार दुश्मनों के आक्रमण होते थे, नीचे का इलाका था। तो उन्होंने अपना जो गढ़ जो था वो ध्यान रखना मान पहाड़ी पर बनाया, ठीक है ना, और उसका नाम रखा विजय मंदिर गढ़। बाद में यही किला जो है वो ध्यान रखना बयाना, भरतपुर की एक जगह है बयाना, तो बयाना किले के नाम से जाना जाने लगा। यही किला बाद में बयाना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये बयाना ध्यान रखना कहां पर है? भरतपुर में, प्रेजेंट टाइम में भरतपुर के अंदर है। मथुरा से राजधानी हटाकर मान पहाड़ी पर राजधानी ले जाने के कारण क्या था कि यह नया स्थान पर्वत श्रेणियों से घिरा था। बयाना जो था वो पर्वत श्रेणियों से घिरा था, आक्रमणों से सुरक्षित था। मथुरा की राजधानी समतल मैदान में थी, जिस कारण यहां बाहरी आक्रमण बार बार होते रहते थे और मथुरा सुरक्षित नहीं थी। महाराजा विजयपाल बड़े वीर थे, पराक्रमी राजा थे। इन्होंने करीब 56 सालों तक शासन किया। महाराजा विजयपाल का भगवान श्री कृष्ण से, मैंने पहले ही बता दिया, 89वीं यानी 89वीं पीढ़ी में होना माना जाता है। यानी भगवान कृष्ण के बाद 89 नंबर पे कौन आते हैं? महाराजा विजयपाल यादव। बहुत ही शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने करीबन, मतलब ये विजय मंदिर गढ़, जिसको बाद में बयाना दुर्ग कहा गया, यहां पर करीबन उन्होंने 56 वर्ष तक शासन किया। बयाना किले के अंदर ध्यान रखना, जो भरतपुर का बयाना है उस किले के अंदर एक शिलालेख मिलता है, जिसमें ध्यान रखना महाराजा विजयपाल यादव की एक उपाधि मिलती है। ध्यान रख, ये उपाधि यहां लिखी हुई है, महाराजा धीराज परम भट्टारक, इनकी एक उपाधि लिखी हुई मिलती है। या महाराज ये, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विजयपाल यादव को उस शिलालेख के अंदर महाराजा धीराज परम भट्टारक कहा गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब बात करते हैं महाराजा विजयपाल के बारे में थोड़ी सी और। तो करौली की ख्यात है, जैसे अपने राजस्थान जोधपुर की ख्यात है, बीकानेर की ख्यात है, वैसे ही करौली की जो ख्यात है उसके अंदर ध्यान रखना महाराजा विजयपाल के बारे में लिखा गया कि इनकी मुठभेड़ जो है गजनी के मुस्लिम सेना से हुई थी, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को पराजित करके वापस भगा दिया था गजनी की तरफ, ठीक है। और विजयपाल यादव ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपना शीश काटकर अपने ही हाथ से भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। मतलब हो गया था, तसल्ली हो गई थी कि मैंने राज किया, अब मैं मेरा राज जो अपने वंशजों को दे रहा हूं। और उन्होंने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया और भगवान शिव की शरण में चले गए। एक और बात ध्यान रखना कि महाराज विजयपाल की जब मृत्यु हुई तब उनके साथ में उनकी कई रानियां सती हुई थी। मुस्लिम सेना को जब यह पता लगा कि विजयपाल नहीं रहे, तब उन्होंने आक्रमण किया, कहां पर? बयाना किले पर, और बयाना किले पर अधिकार कर लिया।
महाराजा विजयपाल यादव के सबसे बड़े पुत्र तवनपाल यादव थे। पृथ्वीराज रासो से भी यह ज्ञात होता है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। तो इससे भी यह ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी में बयाना और उसके आसपास के क्षेत्र पर जादौन राजपूतों का प्रबल प्रभाव था। कौन लिखता है ये? चंद्रवरदाई लिखता है पृथ्वीराज रासो के अंदर। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखो, विजयपाल जी ने अपना सिर किसको? भगवान शिव को समर्पित कर दिया और अपना जो राजपाट था वो किसको संभलवा दिया? तवनपाल को। पर ध्यान रखना, जब तवनपाल शासक बना उस समय बयाना के ऊपर जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, आधिपत्य था। ठीक है ना। इसमें देखते हैं, महाराजा तवनपाल यादव महाराजा विजयपाल के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। करौली के राजाओं की वंशावली में इनका नाम मिलता है। बयाना किले पर मुस्लिम सेना के अधिकार के बाद महाराजा तवनपाल कुछ वर्षों तक गुप्त वेश बनाकर इधर उधर घूमते रहे और मौका मिलते ही इन्होंने बयाना आए और वहां एक सिद्ध योगी का आशीर्वाद लेकर बयाना से 15 मील दूर पहाड़ी पर अपने नाम से किला तवनगढ़ बनवाया। ठीक है, तवनगढ़ किला बनवाया। यही किला बाद में, ध्यान रखना, तिमनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिमनगढ़ के अंदर एक अपने को शिलालेख मिलता है। ठीक है ना, तिमनगढ़ किले के अंदर भी एक शिलालेख मिलता है जिसमें, ध्यान रखना, महाराजा तवनपाल को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर के नाम से पहचाना गया है या उस उपाधि के नाम से पहचाना जाता है। तो शिलालेख में ध्यान रखना, महाराजा तवनपाल जादौन की पदवी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर लिखी गई है। इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने राज्य का खूब विस्तार किया, इन्होंने अपने राज्य को इधर उधर बहुत फैलाया, यानी भूमि को बहुत फैलाया। महाराज तवनपाल जादौन यादव ने चंबल नदी पर यदु की डांग नामक पहाड़ी प्रदेश को अपने अधिकार में किया और राजपूतों का पूर्व भाग, जिसमें वर्तमान में अलवर राज्य का आधा हिस्सा तथा भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य तथा गुड़गांव व मथुरा से लेकर आगरा व ग्वालियर का कुछ भाग भी इनके राज्य में शामिल था। इनके ध्यान रखना, करौली सिर्फ करौली नहीं था, करौली के अलावा भी कौन कौन से भाग थे ध्यान रखना। करौली को अपन सर्कल में ले लेते हैं। करौली के अलावा ध्यान रखना, देखो, अलवर, ठीक है, अलवर भरतपुर ये दोनों जगह है, धौलपुर पूरा, गुड़गांव का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र व आगरा का क्षेत्र और ग्वालियर किला, ये पूरा का पूरा भाग जो था वो ध्यान रखना महाराजा तवनपाल यादव के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता था। और तिमनगढ़ किले के अंदर इनकी जो उपाधि मिलती है वो भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि से इनको जाना जाता है। कहां मिली है ये उपाधि? ध्यान रखना, ये कहां, शिलालेख कहां मिला है? तिमनगढ़ किला या तवनगढ़ किले के अंदर। ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है कि ये काफी महान और पराक्रमी शासक थे। कौन? महाराजा तवनपाल यादव जादौन राजपूत, जो महाराजा विजयपाल यादव के क्या थे? पुत्र थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। आज ध्यान रखना, हमने यदुकुल श्रेष्ठ जादौन राजपूतों की करौली रियासत का इतिहास भाग 1 पढ़ा है, जिसके अंदर ध्यान रखना हमने करौली रियासत के राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ा है कि एक ढाल है, एक तरफ बकरी है, एक तरफ शेर है और ढाल के बीच में गाय स्थित है और ऊपर गाय के ऊपर एक चंद्रमा है। और ढाल के ऊपरी सिरे पर, यानी तिकोने भाग के ऊपर, ध्यान रखना ये रहा यहाँ पे, ढाल के तिकोने भाग के ऊपर एक हिरण बना हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है? श्री मदन मोहन जी सदा सहाय, यानी कि जो श्री मदन मोहन जी भगवान कृष्ण जो है वो हमारी सदा सहायता करेंगे, हमारे राज्य की रक्षा करेंगे। ये राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ा है। और मूल पुरुष विजयपाल जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने बयाना के अंदर दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर महाराजा तवनपाल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाया और ग्वालियर से लेकर आगरा, मथुरा, इन सारे प्रदेशों को जीता। तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उन नोट्सों को लिखिए। ये जो जितना भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक कंटेंट है। आप इस कंटेंट से हर एक छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करौली के यादवों के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा। जितना हो सके आप नोट्स बनाइए, उन नोट्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, चाहे आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।